एक समय मार्शल वर्ल्ड में जंग वॉन की पहली और दूसरी लड़ाई नामक खूनी युद्ध छिड़ा, जो 40 साल से अधिक चला और पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। एक दिन नमगंग पैलेस आग की लपटों में जल उठा और योद्धाओं के शव खून से लथपथ मैदान में पड़े रहे। मृत्यु का सन्नाटा छा गया। मार्शल वर्ल्ड में युद्ध समाप्ति की ओर था। नमगंग पैलेस जलकर राख हुआ, योद्धाओं के शव खून से लथपथ पड़े। शैमैनिस्ट्स और रेड विंड ट्रूप को खत्म करो का हुंकार गूंजा और ब्लड गैंग मिट गया डाई की चीखों के साथ। एक भयंकर युद्ध के बीच सैनिकों की तलवारें आपस में टकराईं और अचानक एक आवाज गूंजी, नांग सो होंग यहां है, पीछे मत हटो। एक बहादुर योद्धा तलवार लिए आगे बढ़ा, दुश्मनों से भिड़ंत लेने को तैयार। फिर एक चेतावनी दी गई, इनका मुकाबला करो जब तक कि जिम वून, युद्ध के देवता, नीचे न गिरे। एक गंभीर चेहरा सामने आया, आंखों में क्रोध लिए, और चिल्लाया, जिम वून। इसके बाद एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई, जहां कई साए तलवारों से हमला करते दिखे। बीच में एक दर्दनाक चीख, जिम वून, और अंत में एक पुकार, उसे मार डालो। युद्ध का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पूरा मैदान जंग से भरा है, चारों तरफ सैनिक गिरे पड़े हैं। तभी एक रहस्यमयी और घातक योद्धा प्रकट होता है, द ब्लड स्टॉर्म। वो हवा की रफ्तार से हमला करता है और देखते ही देखते दर्जनों दुश्मन उछलकर जमीन पर गिरते हैं। भयानक विस्फोट होता है, पूरा मैदान थर्रा उठता है, धूल छटती है, और सामने खड़ा है एक अकेला, शांत पर अजेय योद्धा, भारी तलवार लिए। दुश्मनों की सांसें रुक जाती हैं। वो है चीफ स्कर्ज ऑफ द ब्लड स्टॉर्म। गुचोन पैलेस में प्रिंस गुचोन ऑफ बेकजे मास्क पहने योद्धाओं से लड़ता है। तलवारें टकराती हैं और चिंगारियां उड़ती हैं। एक मास्क वाला योद्धा शक्तिशाली वार से हमला करता है। युवक कहता है, पहले जीवन में मुझे गुचोनबी पैलेस के पास जाने से पहले मार दिया गया था। वह दृढ़ता से बोलता है, लेकिन इस बार मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद दिखाया गया है, जिनवून कहता है, हम उन्हें 2 घंटे तक रोक सकते हैं। योद्धा अपने साथियों की कुर्बानी के लिए गुचोनबी पैलेस की ओर बढ़ता है और चिल्लाता है, मैं उसे मारूंगा और जितना हो सके उन्हें रोकूंगा। साथी कहता है, मरना मत। अंत में वो तलवार लेकर प्रतीक्षा करता है और चीखता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। कहानी तनाव और बदले की भावना के साथ आगे बढ़ती है। कुछ मास्क्ड योद्धा खड़े हैं, तभी अचानक जमीन पर तेज रोशनी गिरती है जिससे सब चौंक जाते हैं। फिर एक योद्धा, शायद प्रिंस गुचियोन, अपनी तलवार और ढाल के साथ महल की तरफ छलांग लगाता है। उसके दिमाग में अपने उन साथियों की याद है जिन्होंने उसकी खातिर अपनी जान दी थी। अब वो बदला लेने और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार। अचानक बहुत तेज धमाका और सफेद रोशनी होती है, जिससे छत उड़ जाती है और महल में आग लग जाती है। फिर एक काले लाल रंग की ऊर्जा या ज्वाला महल के अंदर से निकलती है और जमीन को चीरती हुई प्रिंस गुचियों के पास तक पहुंचती है। प्रिंस गुचियों जमीन पर बैठा है, उसके पास उसकी तलवार और ढाल पड़ी है। वो काफी शौक में और थका हुआ लग रहा है, जैसे हमला झेलने के बाद खुद को संभाल रहा हो। विस्फोट के अंदर से एक खतरनाक व्यक्ति बाहर निकलता है। प्रिंस गुचियोन एक खतरनाक दुश्मन के सामने है। प्रिंस गुचियोन बहुत थका और घायल है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, इट्स नॉट ओवर येट, और दुश्मन पर हमला करता है। लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर है। वो एक ही वार में प्रिंस गुचियोन को बुरी तरह हरा देता है। प्रिंस गुचियोन के मन में आखिरी ख्याल आता है, आई एम सॉरी, कांग सो होंग। प्रिंस गुचियोन की हालत बहुत दर्दनाक है। उसके अंदर हार का बोझ, थकान और अकेलापन सब एक साथ उमड़ रहा है। वो सोचता है, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, मुझे करना ही होगा। आंखों में आंसू और दिल में जिद है, जैसे हर दर्द को सहकर भी वो खड़ा हो गया हो, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे। उसके बाद दिखाया गया है एक लड़की, जिसकी नाम जी योनह्वा, अपनी दोस्तों के साथ बैठी है, और उसकी दोस्त बोलती है, तुम्हारा मंगेतर अच्छा है। दूसरी दोस्त सवाल करती है, स्योमुन से में क्या खास है जब उसे काउंसिल से निकाल दिया गया? जी योनह्वा शांति से जवाब देती है, चिंता मत करो, अगर किस्मत ने चाहा तो वो फिर काउंसिल में आ सकता है। और बाकी दोस्त इस पर हंसती हैं। फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि जी योनह्वा की सगाई स्योमुन हुई से है या स्योमुन से। जी योनह्वा बताती है
कि उसकी सगाई असल में सोमुन बी से है। सब चौंक जाती हैं और शोर मचाती हैं, लेकिन जी योन हुआ शांत रहती है और कहती है, सोमुन हुई हो या सोमुन बी, मैं उसे जंगवॉन का सबसे अच्छा इंसान बना सकती हूं। तभी एक दोस्त ने ताना मारा, श्योमुन बी, तुम्हारा फियांसे तो अब सबके लिए परेशानी बन गया है, क्योंकि वो डार्क आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए कोमा में चला गया। उसने ये सुनकर जी यॉन हुआ का दिल भारी हो गया। उसने गुस्से में अपनी चाय का कप कस के पकड़ लिया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में हल्की मायूसी थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपा गई, क्योंकि वो जानती थी कि हालात जैसे भी हों, उसे मजबूत रहना है। डॉक्टर सियोमुन बी की नब्ज चेक करता है और कहता है, ये ज्यादा दिन नहीं बचेगा। दूसरा आदमी बहुत परेशान है और पूछता है, कोई और तरीका नहीं है क्या, इसे बचाया नहीं जा सकता? डॉक्टर बताता है कि सियोमुन बी के शरीर की सारी नसें फट चुकी हैं और उसकी की मेरिडियन भी टूट गई है, इसलिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह आदमी बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब रात में अचानक वो लड़का होश में आता है। एक चूहा उसकी ओर आता है। वो उसे पकड़ लेता है और सोचता है, मैंने अपनी आत्मा दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी। अब वो हैरान है कि इस बार किस बॉडी में आया है, मतलब उसकी आत्मा ने किसी और शरीर में जन्म लिया है, और वो खुद भी चौंक गया है। जैसे ही ट्रांसफर पूरा होता है, पुरानी बॉडी के मालिक की सारी यादें उसके दिमाग में आ जाती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि पिछला इंसान डार्क आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए मरा था। और उस बॉडी के असली ऑनर कहता है, कृपया मेरे पिता को साबित करें कि मैं बेकार नहीं हूं, कृपया उन्हें गलत साबित करें। सियोमुन बाई। तो ये है ईश बॉडी का ऑनर का नाम। अब इस बॉडी में आया है प्रिंस गुचियन ऑफ बेएक्जे। बड़ा सा महल दिखता है। वहां सियोमुन बाई के पिता पौधा काट रहे हैं। अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, मालिक मालिक, यंग मास्टर जाग गए हैं। ये सुनकर लॉर्ड हैरान हो जाते हैं, मतलब यंग मास्टर, जो शायद बीमार या बेहोश थे, अब होश में आ गए हैं। अब एमसी जैसे ही होश में आता है, वो सीधे अपने पूर्वजों के मंदिर में जाता है और अगरबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देता है। उसके पिता पूछते हैं, तुम किसको श्रद्धांजलि दे रहे थे? लेकिन एमसी सीधा जवाब नहीं देता और कहता है, मैं बस श्रद्धांजलि दे रहा था। फिर पिता कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया था कि तुम अभी चल फिर नहीं सकते, लेकिन एमसी बोलता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और अपने पिता से काउंसिल में शामिल होने की इजाजत मांगता है। एमसी के पिता बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह की जगह है? परिषद एक ऐसी जगह है जहां सभी बेहतरीन मार्शल आर्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें केवल सियोमुन परिवार के सदस्य ही सीख सकते हैं। एमसी बोलता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं मार्शल आर्ट्स का ईमानदारी से अभ्यास करना चाहता हूं। उसके पिता गुस्से से बोलते हैं, जैसे ही तुम कोमा से जागे हो, तुम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना चाहते हो, क्या तुम फिर से कोमा में जाना चाहते हो? एमसी बोलता है, कृपया मुझे प्रशिक्षण देने की अनुमति दें। तो पिता कहते हैं, ठीक है, मैं काउंसिल में काम करने वाले लोगों को बता दूंगा कि तुम जब चाहो अंदर आ सकते हो। यानी अब लड़के को काउंसिल में एंट्री की पूरी आजादी मिल गई है। जाने से पहले उसके फादर एक बात बोलते हैं, मैं खुश हूं कि तुम दोबारा जाग गई, और चले जाते हैं। ये सुनकर एमसी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोचता है ये श्योमुनसे नाम के एक परिवार की है, जिसे उसकी मार्शल आर्ट्स और परंपराओं के लिए बहुत सम्मान मिला था। लेकिन 100 साल पहले टांग परिवार ने उन्हें 5 महान परिवारों की काउंसिल से निकाल दिया था। फिर भी श्योमुनसे ने जंगवन की जंग में बहादुरी से रक्षा की थी। ये वही परिवार है जिसमें श्योमुन वी स्वॉर्ड किंग थे। और खुद को बोलता है, क्या यह उसकी किस्मत है कि वो श्योमुन वी के छोटे भाई श्योमुन बी के शरीर में आ गया? खैर, मैं अपनी दूसरी जिंदगी में आ गया हूं। अब मैं 10 साल पहले के समय में हूं, जब जंगवन पर हमला नहीं हुआ था। अब मैं जिनवुन नहीं, बल्कि श्योमुन बी हूं, और मुझे युद्ध की तैयारी करनी है। अपनी मार्शल आर्ट्स की यात्रा काउंसिल से फिर से शुरू करनी है। कुछ बंदे छत पर बैठे हैं और बोल रहे हैं, सोगाजू, ये बहुत बड़ा खतरा है। सोमन से ने सबसे पहले हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सब टेंशन में हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि मामला इज्जत का है, शादी विवाह का नहीं। वो बंदा बोलता है, सोमन से का परिवार कोई हल्का नहीं है, उनसे पंगा लेना आसान नहीं।
इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक तौर पर तोड़ दिया जाए, वरना आगे बड़ी मुसीबत आ सकती है। लड़की बोलती है, चिंता की कोई बात नहीं, ये लोग इतने खतरनाक हैं कि यमराज को भी बिना कोई सुराग छोड़े मार सकते हैं। यानी इनकी ताकत और चालाकी का कोई जवाब नहीं, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और खेल खत्म। चाहे सामने वाला कितना भी तगड़ा हो, इनसे पंगा लिया तो उसका बचना नामुमकिन है, मौत पक्की समझो। इनका गेम ऐसा है कि ताकतवर भी टिक नहीं पाता और मैं सोमन बी को मार डालूंगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तभी सोमन बी मेडिटेशन करते वक्त अचानक कोई जबरदस्त हमला करता है, इतना तेज कि वो दर्द से चिल्ला उठता है और उसके दोनों कंधों से खून की धारें निकल जाती हैं। आखिरी पलों में जुंग वॉन की पहली और दूसरी लड़ाई के बारे में सोचता है, जिसमें हर तरफ मार काट मची है। सैनिक सबको मार डालो चिल्ला रहे हैं, तीर तलवारें चल रही हैं, किले में आग लगी है और मैदान में लाशें बिछी पड़ी हैं। पहली जिंदगी में मैं 21 साल की उम्र में युद्ध खत्म होने से ठीक पहले मर गया। दूसरी जिंदगी में मैं युद्ध के अंत तक पहुंचा, लेकिन आखिरी लड़ाई में मेरे सारे साथी मारे गए और मैं भी मारा गया। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। एमसी जमीन पर मरा गिरा पड़ा है। असैसिन्स सोचते हैं कि ये मर गया। तभी वो लोग देखते हैं कि जमीन पर पड़ी बॉडी गायब है। ये देखकर असैसिन्स चौंक जाते हैं और सोचते हैं, ये कैसे हुआ। एक असैसिन बोलता है, ये तो एक झांसा था। तभी पीछे देखते हैं, एमसी खड़ा था और बोलता है, तो तुम लोग हो वो सो कॉल्ड ब्लड असैसिन्स। ये सुनकर एक असैसिन बोलता है, मरो इसे। ये देखकर एमसी बोलता है, वाह, तो असली में तुम ही थे जिन्होंने पहली जंग शुरू होते ही हमें धोखा दिया था। तभी एमसी असैसिन्स के ऊपर टॉर्नाडो फिस्ट मारता है। उस फिस्ट की ताकत इतनी होती है कि वो लोग दीवार के बाहर जाकर गिरते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। बाहर वो लड़की और एक बंदा देखते हैं। बंदा बोलता है, सारे असैसिन्स मारे गए हैं। लड़की बोलती है, असंभव है, सियोमुन बी तो ट्रेनिंग वाली घटना के बाद बिल्कुल बेकार हो गया था, मुझे खुद जाकर चेक करना पड़ेगा। बंदा बोलता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती, हमें असैसिन्स को छोड़कर तुरंत यहां से निकलना होगा। लड़की बोलती है, मैं नहीं जा सकती जब तक सियोमुन बी मरा नहीं। ये सुनकर एमसी बोलता है, तो फिर यहीं सड़ते रहो जिंदगी भर। लड़की बोलती है, कौन है वहां? एमसी सोचता है, जी यौन हुआ, सियोमुन बी की यादों के हिसाब से वही उसकी मंगेतर है। एमसी कुछ नहीं बोलता तो लड़की बोलती है, अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं। तभी एमसी हल्की सी स्माइल देकर बोलता है, कैसे रुक, बहुत निराश किया, कहीं ऐसा तो नहीं तू अपनी ही मंगेतर को भूल गया है। लड़की हैरान होकर बोलती है, रुको, ये मत बोलना कि तुम सियोमुन बी हो। ये क्या हो रहा है यहां? तू तो डार्क आर्ट्स सीखते टाइम यूजलेस हो गया था ना? तभी एमसी गुस्से होकर पावर रिलीज करके बोलता है, ये भले ही सियासी शादी थी, लेकिन जैसे ही सुना कि तुम्हारा मंगेतर बेकार हो गया, तुमने उसे मरवाने के लिए असैसिन्स भेज दिए। लड़की एमसी की पावर देखकर चौंक जाती है। ये कैसा प्रेशर है, डरावना लग रहा है। इसकी नजरों में वही तेज है जैसे कोई असुरा खड़ा हो। फिर भी लड़की हार मानने को तैयार नहीं है और असैसिन्स को ऑर्डर देती है, किल हिम। एमसी बस खड़ा होकर वेट कर रहा था। हमला करते वक्त एक असैसिन सोचता है, इसकी तलवारबाजी दिखने में तो हल्की लगती है, पर इसमें जबरदस्त ताकत है। तभी असैसिन के ऊपर खतरनाक अटैक होता है और एक ही बार में काम तमाम। एमसी भी ये देखकर चौंक जाता है। तभी बताया जाता है कि ये है सियोमन फैमिली के हेड सियोमन सेगा। फैमिली हेड एमसी को देखकर सोचते हैं, ये तो सोचे से भी ज्यादा ताकतवर निकला। तभी असैसिन्स के लीडर घबरा के बोलते हैं, ये तो सियोमन फैमिली के हेड हैं। फैमिली हेड गुस्से से बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो, सियोमन फैमिली कमजोर है? ये सुनकर लीडर की हालत खराब हो जाती है और घबरा के बोलता है, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके बीच लड़की बोलती है, पहले हमारी हेवन क्लैन की बेइज्जती तूने ही की थी। ये सुनकर फैमिली हेड गुस्से से बोलते हैं, तो इसी वजह से तूने गुंडे भेजे और हमारी प्रॉपर्टी में घुसपैठ करवाई? तभी असैसिन का बंदा सर झुका के बोलता है, सियोमन परिवार के हेड, माफ कर दो, सारी गलती हमारी है, इस बार हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। तभी असैसिन हेड
उस लड़की को पीछे से पीठ पर उंगली का प्रेशर देकर सेंसलेस कर देता है और सियोमन के हेड को बोलता है, ऐसा फिर नहीं होगा। मैं हेवन क्लैन के लीडर को सब बताऊंगा, अब वही फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। तभी फैमिली हेड गुस्से से बोलते हैं, अब जरूरत नहीं, इस बार के लिए माफी ठीक है, लेकिन आज से हेवन क्लैन और सियोमन परिवार के सारे रिश्ते खत्म। ये सुनकर असैसिन बोलता है, इस बार माफ करने के लिए शुक्रिया, और बिजली की रफ्तार से निकल जाता है। महल के अंदर दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं। फैमिली हेड एमसी से कहता है, तू बहुत बदल गया है, अब तेरा शरीर भी तंदुरुस्त है और तेरी अंदर की ऊर्जा भी शांत है। एमसी जवाब देता है, ट्रेनिंग तो गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैं जल्दी ठीक हो गया, शायद भगवान की मर्जी थी। एमसी फिर बोलता है, मैं तो बस किस्मत वाला था। फैमिली हेड पूछता है, पर सच में सब ठीक है ना? एमसी का मूड थोड़ा कंफ्यूज और डाउटफुल है, जैसे उसे खुद भी ठीक से नहीं पता या वो कुछ छुपा रहा है। उसकी आवाज में हिचकिचाहट है। पक्का सब ठीक है? फिर फैमिली हेड बताता है कि उसकी सगाई टूट गई है। एमसी सीरियस होकर बोलता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। फैमिली हेड उसकी बात सुनकर कहता है, अगर तू यही सोच रहा है तो मुझे कोई चिंता नहीं। एमसी जाने लगता है। तभी फैमिली हेड उसे रोककर एक चिट्ठी दिखाता है। ये यी ठियान एकेडमी से आई है। एमसी चिट्ठी देखकर हैरान होकर बोलता है, क्या ये वही है, सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स एकेडमी, यी ठियान एकेडमी? एमसी सोचता है, मुझे लेटर क्यों भेजा? तभी पीछे से कोई बोलता है, बी, ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर है। फैमिली हेड चौंक कर बोलता है, हुई। एमसी भी हैरान होकर सोचता है, क्या ये द सॉर्ड मास्टर सियोमुन हुई है? तलवार मास्टर सियोमुन हुई। आगे एमसी सोचता है, सियोमुन हुई, तलवारों का राजा। फ्लैशबैक आता है, 20 साल पहले जंगौन की जंग में वो सबसे आगे था। एमसी सोचता है, सियोमुन हुई, जिसे तलवार का राजा कहते हैं, इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस था। उसने सिर्फ एक तलवार से सबसे ऊंची मंजिल हासिल की थी। जब वो जिन वून के शरीर में था, उसकी सोच सॉर्ड किंग सियोमुन हुई से नहीं मिलती थी, लेकिन सॉर्ड किंग सबसे वफादार और जिम्मेदार था। आखिर में एमसी रिस्पेक्ट से बोलता है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ह्युंगनिम। दोनों खुश हैं। सॉर्ड किंग एमसी को बोलता है कि अब उसका शरीर पहले से मजबूत है। एमसी सोचता है, सॉर्ड किंग सियोमुन हुई तो 20 साल की उम्र में ही जबरदस्त लेवल पर पहुंच गया था। एमसी बोलता है, मेरी तबीयत अब काफी सुधर गई है। सॉर्ड किंग कहता है, पापा, मैं बीबी के साथ घूमने जाना चाहता हूं। उसके पापा खुश होकर बोलते हैं, हाँ बेटा, जाओ, तुम दोनों भाई बहुत टाइम बाद मिले हो। हुई कहता है, काफी दिन हो गए, क्या हम घूमने जा सकते हैं? एमसी हाँ कहता है और दोनों झरने के पास पहुंचते हैं, जहां पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वी पूछता है, तुझे ये जगह याद है? एमसी बोलता है, कैसे भूल सकता हूं, यही वो जगह है जहां तुमने 10 साल की उम्र में विंड स्वॉर्ड टेक्निक पूरी की थी। वी जवाब देता है, हाँ तुम्हें याद है। एमसी बोलता है, मैं अपने भाई की उपलब्धियों से बहुत जलता था। फिर वी एमसी को चट्टान पर विंड लिखा दिखाता है। तभी अचानक वी को कुछ महसूस होता है। वी एमसी की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज चेक करता है और सोचता है, इसकी नब्ज इतनी मजबूत है कि यकीन नहीं होता ये कभी बीमार था। अब तो और भी हेल्दी लग रहा है। एमसी कहता है, बस किस्मत अच्छी थी। वी बोलता है, ये वाकई कमाल की बात है। फिर वी पूछता है, मुझे पापा से पता चला कि तुम्हारी सगाई हेवेंस क्लैन से टूट गई। उनके मुताबिक तुमने काफी टफ एटीट्यूड दिखाया। एमसी जवाब देता है, उन्होंने मेरे बेकार होने की खबर सुनकर मुझ पर असैसिन्स भेजे थे। मैंने बस वही किया जो जरूरी था। वैसे क्या तुम मुझे सिर्फ इसी बारे में बात करने के लिए बाहर लाए हो? हुवी कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम यी ठियान एकेडमी जाओ। वो समझाता है कि वहां जाने से परिवार का नाम रोशन होगा और खुद के लिए भी अच्छा अनुभव मिलेगा। यी ठियान एकेडमी पिछले 100 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस संस्थान है, जहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एमसी पूछता है, क्या सच में वहां 4 साल बिताना वर्थ है? हुवी जोश में बोलता है, बिल्कुल वर्थ है।
एमसी सीरियस होकर बोलता है, माफ करना, मुझे यी टियान अकेडमी में 4 साल बिताने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर हुवी हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या? तभी एमसी सोचता है कि ये सब समय की बर्बादी है और कहता है, मैं जा रहा हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तभी हुई हैरान रह जाता है और सोचता है, ये कहां जा रहा है? अचानक एमसी चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ता है। ये देखकर हुई घबराकर चिल्लाता है, वेट! तभी एमसी झरने के ऊपर से नीचे पानी में कूदता है और फिर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसका आत्मविश्वास और पावर साफ नजर आ रहा है, जैसे उसके पास कोई खास शक्ति हो। हुई तो हैरानी से उसे देखता रह जाता है और सोचता है, ये बदल गया है। जब मैं यहां नहीं था, इस बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ? नेक्स्ट सीन पे रात का समय है और एक पारंपरिक इमारत दिखाई दे रही है। एमसी दरवाजे के सामने खड़ा होकर रुक जाता है और पिच की तरफ पूछता है, तुम कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? एमसी पीछे एक लड़की खड़ी है जो शांत और थोड़ा रहस्यमय लग रहा है। तभी वो लड़की कहता है, माफ कीजिए, मुझे आपको सोने भेजना है। एमसी जवाब देता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा पीछा करना बंद करो। तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सोयोन है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुलाइएगा। बोल के आगे बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर गंभीरता और थोड़ी दूरी दिखती है। ऐसा लगता है कि सोयोन दोस्ती की कोशिश कर रही है, लेकिन एमसी फिलहाल दूरी बनाए रखना चाहता है। दोनों अपने अपने जगह चले जाते हैं। फिर एमसी ध्यान मुद्रा में बैठा है और सोच रहा है कि वो यी टियन अकेडमी में दाखिला लेने जा रहा है। वो जानता है कि ये अकेडमी जंगवॉन की सबसे प्रसिद्ध ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां उसे 4 साल रहना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। वो ठान चुका है कि अगर इस बार वो पहले से ताकतवर नहीं बना, तो फिर से उन डेमंस से हार जाएगा। तभी एमसी को दिखाई जाता है। एमसी जमीन पर बैठा है, ध्यान मुद्रा में, और उसके ऊपर से नीली रोशनी के साथ एक ड्रैगन की आत्मा जैसी आकृति उसके अंदर जा रही है। टेक्स्ट में लिखा है कि ये ड्रैगन का दिल नाम की तकनीक है, जो शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालती है और ब्लड फ्लो खोल देती है। मार्शल आर्ट्स में यह सबसे असरदार मानी जाती है। ये तरीका सिर्फ स्योमिन सेगा परिवार के वारिस ही सीख सकते हैं। और लड़का सोच रहा है, ये तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीखा था। अचानक और दो विशाल ड्रैगन, एक लाल एक नील, घूम रहे हैं। ये शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। फिर आसमान में एक तेज चमकदार रोशनी उठती है, जिससे पूरा इलाका चौंक जाता है। आखिरी सीन में ए हुई खिड़की खोलकर हैरान होकर बाहर देखता है, मानो उसने कोई असाधारण घटना देखी हो। इसलिए वो वही देखने जाता है जहां धमाका हुआ। हुई कमरे में आता है और देखता है कि फर्श में बड़ा सा गड्ढा बन गया है, सामान बिखरा पड़ा है। ये सब देख के वो शॉक्ड में है और सोचता है, सेओमन भी, तू कर क्या रहा है? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे।